इन्वर्टिस का सपना कहाँ से देखा आपने? यहाँ पर हम 2001 में शिफ्ट हुए एज अ इन्वर्टिस कॉलेज। मैनेजमेंट का कॉलेज था। उसके बाद हमने यहाँ इंजीनियरिंग की स्थापना की, फिर एक और इंजीनियरिंग की स्थापना की और अल्टीमेटली फिर 2010 में हमने इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी। और उसी दिन फिर हमने ठान लिया था कि जो इंसान बच्चों को अपना दुश्मन मानता है, जो व्यक्ति बरेली की जनता के इतना खिलाफ हो सकता है कि उनके बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध तो खड़ा होना ही पड़ेगा। और उन्हीं के सामने मैं खड़ा हुआ और मैंने उन्हीं को हराया, और एक बार नहीं, दो बार हराया। पहले हराया और दूसरी बार तो उससे 5 गुने ज़्यादा वोटों से हराया, जिससे कि उनको भी पता लगे कि उन्होंने क्या किया था। सर, जिस तरीके से शिक्षा का परिदृश्य बदल रहा है, बहुत तेजी से ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में बहुत तेजी से ग्लोबल हो रहा है, आप कैसे देखते हैं अगले आने वाले 5 से 10 सालों में इन्वर्टिस का क्या स्वरूप होने वाला है? इन्वर्टिस का सपना कहाँ से देखा आपने? कब से देखा? देखिए, ये बात है कि जब एजुकेशन ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन एक डिलेमा की तरह था। जो बच्चे पैसों से ठीक थे वो तो बाहर चले जाते थे, लेकिन जिनके पास पूंजी नहीं है वो ये सोचते थे कि हमारा क्या दोष है, क्या हमें अच्छी एजुकेशन यहाँ नहीं मिल सकती। तो ये एक कंपटीशन के दौर में बहुत कम स्टूडेंट थे जो हायर एजुकेशन के लिए जा पाते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी सुविधाएं ही नहीं थी। 96 में जब AICTE ने प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया तो मुझे भी पता लगा। तो बरेली में तब तक 2 ही कॉलेज आए थे जी। तो मुझे लगा कि बरेली जो है वो, क्योंकि मैं यहाँ बदायूं में बचपन में पढ़ा हूँ, यहाँ हम लोग रहे हैं, तो ये था कि अगर बरेली में एक अच्छा इंस्टीट्यूशन खोल दिया जाए तो यहाँ के बच्चों को भी वो सारी सुविधाएं जो वो साउथ में देखते हैं, जो वो NCR में देखते हैं, जो वो मुंबई में देखते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ उनको मिल सकें। जी। ये सोच के फिर हम लोगों ने 98 में ये इन्वर्टिस की स्थापना की। 83 बच्चों से 83 बच्चों से, और बहुत छोटा इंस्टीट्यूशन सिविल लाइन में शुरू किया था, जहाँ अभी हमारा कैंप कार्यालय है। अच्छा, वहाँ से स्टार्टिंग? वहाँ से स्टार्टिंग हुई। तो कैसा रहा संघर्ष उस दौर का? संघर्ष तो क्या था कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की कि हमें 3 साल के अंदर ही 2001 में हम लोग यहाँ कैंपस में मेन शिफ्ट हो गए जी, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट की संख्या अच्छी खासी थी और वहाँ पर हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। तो यहाँ पर हम 2001 में शिफ्ट हुए एज अ इन्वर्टिस कॉलेज। मैनेजमेंट का कॉलेज था। उसके बाद हमने यहाँ इंजीनियरिंग की स्थापना की, फिर एक और इंजीनियरिंग की स्थापना की, और अल्टीमेटली फिर 2010 में हमने इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। एक आप सफल शिक्षाविद रहे, इससे पहले भी आपने बताया कि आपको क्लास में पढ़ाना आज भी अच्छा लगता है। हाँ, क्लास में जाना, बच्चों से मिलना, टीचिंग करना। फिर शिक्षाविद से राजनीति की तरफ जो रुझान आया वो कैसे? देखिए, यहाँ पर हमारे से एक पूर्ववर्ती मेयर रहे हैं, उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी के बराबर में उनकी नगर निगम की जगह थी, तो उन्होंने एक अनएथिकल डिमांड की, और उस समय के जो नगर आयुक्त रहे थे वो लोग बरेली में कोई बरेली महोत्सव करना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने हमसे बहुत पैसे की डिमांड की। तो हमने कहा भाई ये पैसा, हम एजुकेशन में हम कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहे हैं, आपको किस बात का पैसा दें। तो उन्होंने कहा अगर आप पैसा नहीं दोगे तो फिर हम आपके यहाँ, हमारी नगर निगम की जगह मरे हुए जानवर डाल देंगे। हमने कहा मरे हुए जानवर डाल दोगे तो हम कोर्ट चले जाएंगे। तो उन्होंने यहाँ जानवर डाल दिए। हम माननीय उच्च न्यायालय गए, तो माननीय उच्च न्यायालय से आदेश हुआ कि 24 घंटे में इनको हटा दिया जाए। तो उनको हटाना पड़ा और उन्हें बहुत बुरा भी लगा। तो उन्होंने फिर कहा कि एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हम प्लांट लगा देंगे। फिर हम कोर्ट चले गए। उन्होंने कोर्ट में जब तक ऑर्डर होने में थोड़ा समय था, उन्होंने प्लांट लगाना शुरू कर दिया, जबकि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स थे उसके बिल्कुल अगेंस्ट उसमें है कि नेशनल हाईवे से आप कम से कम 500 मीटर दूर बनाएंगे। इन्होंने तो व्यंग नेशनल हाईवे पर बना दिया, और उन्होंने कहा कोई भी वहाँ पर एजुकेशनल संस्थान 500 मीटर तक की परिधि में होना ही नहीं चाहिए, कोई भी किसी तरीके का निर्माण नहीं होना चाहिए।
वहां इन्होंने किसी चीज को माना ही नहीं, सिर्फ अपनी जिद हम्म, और एक पैसा जो उनको नहीं मिल रहा था उसके लिए वो लगाने का प्रयास किया। तो फिर हम उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय गए, वहाँ से ऑर्डर कराया, फिर एनजीटी गए, फिर वहाँ से ऑर्डर कराया, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, वहाँ से ऑर्डर कराया। तो हमने उस समय के तत्कालीन नगर आयुक्त और मेयर दोनों के ऊपर 1-1 दिन की सज़ा और 5-5 लाख रुपए का पर्सनल जुर्माना और नगर निगम पर लगभग 1 करोड़ का जुर्माना कराया, तब जाके वो प्लांट भी बंद हुआ। और उसी दिन फिर हमने ठान लिया था कि जो इंसान बच्चों को अपना दुश्मन मानता है, जो व्यक्ति बरेली की जनता के इतना खिलाफ हो सकता है कि उनके बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध तो खड़ा होना ही पड़ेगा। और उन्हीं के सामने मैं खड़ा हुआ और मैंने उन्हीं को हराया, और एक बार नहीं 2-2 बार हराया। पहले हराया और दूसरी बार तो उससे 5 गुने ज्यादा वोटों से हराया, जिससे कि उनको भी पता लगे कि उन्होंने क्या किया था। तो खाली बच्चों के नहीं, बरेली के विकास को जीरो पे पहुंचा दिया था। तो वही वजह रही कि हम राजनीति में मतलब शैक्षिक संस्थान को बचाने के लिए, शिक्षा के स्वरूप को बचाने के लिए आप राजनीति में आए। शैक्षिक नहीं, ये तो सम्मान की बात थी, सभी के लिए, सभी के लिए जी। सभी बच्चों की भविष्य की बात थी जी, उनके जीवन की बात थी। शिक्षा तो कहीं भी ग्रहण कर सकते थे, लेकिन ऐसे आताताई जो होते हैं, जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि जो किसी के जीवन से खिलवाड़ करने से भी नहीं डरते, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो खड़ा होना ही चाहिए। आखिर सहन कब तक करेगा कोई व्यक्ति? बिल्कुल। तो ये जवाब देना जरूरी था और यही जवाब हमने दिया। और यही कारण है कि आज यूनिवर्सिटी जो है ये पूरे वैश्विक स्तर पे जानी जा रही है। बरेली की तो शान है ही। यहीं पे सर आपने अभी कहा कि इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो मैनेजमेंट के कोर्सेज से हुई, जो भी चीज़ें थी। तो वर्तमान में यहाँ कौन कौन से कोर्स हैं, या बरेली के जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं 12th के बाद, उनके लिए प्रमुख कोर्स क्या है और भविष्य में क्या? हाँ, यहाँ पर मैनेजमेंट के कोर्स तो हैं ही, इंजीनियरिंग के सारे कोर्स हैं, और आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमारे पास AI से रिलेटेड सारे कोर्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड कोर्स हैं जी। और अभी हम लोगों की बड़ी बड़ी कंपनियों से हमारा जो यहाँ टाई अप है, जो स्टूडेंट्स के लिए काम करती हैं, जिसमें अगर आपने राफेल विमान का नाम सुना हो, तो उस जो डिसॉल्ट कंपनी है उनके साथ हमारा टाई अप है, जो पूरे यूपी में किसी के पास भी नहीं है। तो लिंक्डइन लर्निंग से हमारा जो टाई अप है हर स्टूडेंट के लिए है, वो भी हम ही अकेले हैं इस पूरे क्षेत्र में जहाँ यूपी में लिंक्डइन से जो टाई अप है, हमारे सारे बच्चे उसके कोर्स करते हैं। इसी तरह एक कम्युनिकेशन का हमारा टाई अप है, जो सारे बच्चे उस कम्युनिकेशन को इस साल से कंपलसरी हमने किया है कि सभी जितने भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे उनको कम्युनिकेशन कोर्स करना होगा। ये सारे कोर्सेज हम निःशुल्क देते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं जी। ये हमारी यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने कुछ नियम बनाए थे कि जब इंस्टीट्यूट होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं, फ्रेशर्स के नाम पर बच्चों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, फिर फेयरवेल के नाम पे बच्चों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। हम लोगों के यहाँ ये टोटल बैन है कि स्टूडेंट से किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। ये ऐसी यूनिवर्सिटी वाले भी हम ही हैं, कोई फेयरवेल के नाम पे नहीं, कोई फ्रेशर के नाम पे नहीं। ये तो एक सामान्य चलन हो गया है आजकल, फेयरवेल और फ्रेशर के नाम पे पैसा लेना। तो जितनी फीस लोग बताते हैं उससे ज्यादा अलग से वसूलते हैं लोग जी। यहाँ इस तरह का कोई भी हमारे यहाँ, यानी कि अगर कोई कोर्स भी हम दे रहे हैं तो उसको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उनकी जो फीस है उसी में उसको समायोजित करते हैं, कोई अलग से उनसे कोई चार्ज नहीं लेते। सर जैसे यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो एक लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, हायर होते हैं, यानी फीस के माध्यम से अगर देखा जाए तो किस प्रकार के बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ जो फीस है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है जी। जिस तरह की एजुकेशन हम दे रहे हैं, अगर इस एजुकेशन को लेने के लिए आप NCR में या कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कहीं भी अगर आप जाएंगे, तो अगर हमारा अप्रोक्सीमेटली बीटेक की फीस अगर 1 लाख है तो यही फीस वहां पर 10 लाख है। कम से कम 5 लाख तो है ही हर जगह जी। 5 गुना फीस का फर्क है मिनिमम। तो हम तो अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। आई कैन गारंटी कि हमारी जो एजुकेशन है वो बेस्ट है, उसको किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप कहते हैं ना कि वो मिला के देख लीजिए कि वो रंग से रंग मिल रहा है कि नहीं। तो हम कहते हैं सिलेबस से मिला के देख लो कि उनसे बेटर है कि नहीं। है कि नहीं।
वी आर गिविंग वैसे तो आपसे तो कंपटीशन भी खूब चल रहा है बरेली क्षेत्र में, कंपटीशन और भी विश्वविद्यालय आ गए हैं। कंपटीशन चलता रहता है और होना चाहिए, हेल्दी जी। कंपटीशन होना चाहिए, उसके लिए तो हम स्वागत करते हैं सबका। जी। ये अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन रखिए, आप भी अच्छा करिए और अच्छा करिए, जो बेहतर हो सकता है। अगर कुछ वो बहुत बेहतर करेंगे तो हम उनसे सीखेंगे, उनसे भी करेंगे। हम बेहतर कर रहे हैं तो वो हमसे सीखें। ऐसे में कई बार ये प्रश्न ऐसे आते हैं निकल कर कि जो प्रचार होते हैं विश्वविद्यालयों के, कॉलेजों के, नए-नए जो मैनेजमेंट कॉलेज हैं, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो इन्वर्टिस ऐसा क्या एक स्पष्ट उद्देश्य देता है उन बच्चों को कि आप भ्रमित होने के बजाय खुद से देखें और चयन करें? देखिए, मेरा बड़ा ही स्पष्ट कहना होता है, जो भी बच्चे आते हैं, मैं काउंसलिंग में भी जाता हूँ, बहुत सारे फेयर्स एजुकेशन के लगते हैं, वहाँ जाता हूँ। हालांकि फेयर में अब मुझे लोग थोड़ा डरते हैं बुलाने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन लगे होते हैं एडमिशन्स के। जी। तो मैं वहाँ एक ही बात कहता हूँ बच्चों से, और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी पढ़ने आप जा रहे हो, आज कंप्यूटर आपका नेसेसिटी हो गया है। जी। अब बिना कंप्यूटर के आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप मैनेजमेंट का कोर्स करो, चाहे फार्मेसी का कोर्स करिए, चाहे आप इंजीनियरिंग करिए, बेसिक कोई भी एग्रीकल्चर करिए, कोई भी कोर्स करिए, विदाउट कंप्यूटर नथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल। तो आप जब भी कहीं एडमिशन लेने जाइए तो उनकी कंप्यूटर लैब में जरूर जाइए, और कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन देखिए कि किस लेवल के कंप्यूटर वहाँ लगे हैं। क्योंकि जब आप आज की तारीख में एडमिशन ले रहे हैं, तो आज अगर आप कंप्यूटर अपने पिताजी से कहेंगे या माताजी से कहेंगे कि मुझे एक कंप्यूटर देना है, तो हो सकता है वो लैपटॉप दिलाएं या डेस्कटॉप दिलाएं, लेकिन कौन सा दिलाएंगी? आज अगर i5 दिलाएंगी, i7 दिलाएंगी या i9 दिलाएंगी, वो ये नहीं कहेंगी कि वो पेंटियम निकाल लो या वो कोर 2 डियो निकाल लो। जो ऑब्सोलीट हो चुकी है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मेरा ये कहना है बच्चों को कि जहाँ भी एडमिशन लो, सबसे पहले कंप्यूटर लैब देखो, और उसमें देखो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर लगा है। अगर बात लोग एआई की या क्लाउड की बात कर रहे हैं, और कंप्यूटर वहाँ कोर 2 डियो और वो कौन से होते हैं, पेंटियम और वो लगे हैं, क्या उसमें वो पढ़ाई हो सकती है? जी बिल्कुल। तो आपको अपने आप ही नज़र आ जाएगा। एक और प्रश्न लेना चाहूँगा आपसे। आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में मीडिया कोर्सेज़ की काफ़ी चर्चा है और सोशल मीडिया से हर जगह से चलता रहता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मीडिया की पढ़ाई के लिए आप क्या विशेष कर रहे हैं? देखिए, मीडिया की पढ़ाई के लिए हमारा एक ही ध्येय है कि जो बच्चों के अंदर क्वालिटी है जी, वो लेखन से लेकर पिक्चराइजेशन करने की वो संपूर्ण क्वालिटी आनी चाहिए। क्योंकि अब ज़माना एआई का है। अब ज़माना ये नहीं है कि आप सिर्फ लेखन जो है वो एक थॉट के साथ कर लेंगे, लेकिन उसको आज बहुत तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप बहुत तरीके से उसको सोच सकते हैं। और अब तो टूल्स हमारे यहाँ बच्चे खुद डेवलप कर रहे हैं कि हम एक अपना एआई एजेंट भी रख लें, और उसको जिस तरह के हम थॉट देना शुरू करें तो वही हमें वापस बताना शुरू कर दे कि हाँ इसमें क्या चीज़ बेस्ट है। तो इस तरह की लर्निंग वो सारी हम उनको दे रहे हैं। पिक्चराइजेशन करने की उनको सिखा रहे हैं। मैगज़ीन कैसे होती है, मैगज़ीन कैसे बनती है, मैगज़ीन में किस तरह का लेखन, किस तरह की फ़ोटोग्राफ आने चाहिए, उनकी कहाँ प्लेसमेंट होनी चाहिए। यानी कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आज जो जर्नलिज्म का बच्चा है वो सिर्फ न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल के लिए नहीं है। आज हर बड़ी कंपनी अपनी बुकलेट निकालती, साल में कैलेंडर भी बनाती है, डायरी भी बनाती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे कैटलॉग बनाती है। तो वो एजेंसियों को डिफरेंट देते हैं और एजेंसियां उन प्रोडक्ट को या उनको बना के देखती हैं, लेकिन उसको देखेगा कौन? जी, जिसने वो पढ़ाई कर रखी होगी। नहीं तो आप एजेंसी पे ही 100% डिपेंडेंट हो गए। तो आज इन बच्चों की ज़रूरत हर जगह है। जो भी बड़ी कंपनी है उसमें ज़रूरत है जर्नलिज्म की, उसमें ज़रूरत है डिजिटल मार्केटिंग की, उसमें ज़रूरत है आपको फोटोग्राफी की। क्योंकि फ़ोटो कोई खींच रहा है, आपने फोटोग्राफर हायर कर लिया, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको कैसे पता लगेगा कि फ़ोटो अच्छा है, कितने क्वालिटी का है, क्या इसमें ये पिक्सल फट रहे हैं कि नहीं फट रहे हैं। अगर आपने किया होगा तो आप सीख जाएंगे, तो आप क्वेश्चन कर देंगे। जी। तो इसलिए बच्चों को हम ओवरऑल शिक्षा दे रहे हैं कि जिससे कि जर्नलिज्म की जब वो डिग्री लेके जाएं तो कहीं भी उन्हें
ये सोचना ना पड़े कि मैं जॉब कहाँ पे करूँ। कहाँ पे उन्हें हर जगह जॉब स्वागत करती हुई मिले। कुछ दिन पहले तक हम लोग सोचते थे जब जी। मास काम में कुछ करने का तो नोएडा और दिल्ली ये सब जी। याद आते थे, जी। लेकिन आज तो हम शहर में है हमारे हाँ। पास एक संस्थान। और संस्थान है और उसमें हम बेस्ट दे रहे हैं उनको, यानी कि आप जो मिक्सिंग सिखा रहे हैं, जी, एक नॉर्मल कंप्यूटर भी सीख सकता है, लेकिन हम कहते हैं जब आप कहीं बड़ी चैनल पे जाएंगे या बड़ी कंपनी में जाएंगे तो आपके पास बड़े सिस्टम होंगे, बिल्कुल। बड़ी कंपनी के सिस्टम होंगे। तो हमने उनको iMac लगा के दिया है। एप्पल का iMac लैब में है जिसमें बच्चे मिक्सिंग करना सीखते हैं। तो हमने सारी वो चीज़ दी है जो बेस्ट हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ अगर वो उस पर काम ही नहीं करेंगे तो कहीं कंपनी में जाके उसको देखेंगे वो अजूबा सा लगेगा, अरे ये क्या होता है, जी। इस पे कैसे काम होगा। बिल्कुल सही बात। इसलिए हम लोगों ने उनको वो एनवायरनमेंट दिया है। इन्वर्टिस का इनवर्शिया बच्चों में जी। बहुत पॉपुलर है। सिर्फ रोहेलखंड की पहचान नहीं, जहाँ जी। से भी बाहर के भी युवा इसको लेकर के बहुत सोचते हैं, इस पर जी। बात करते हैं। इसका विचार कैसे आया और इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, स्टूडेंट जब पूरे साल पढ़ाई करता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि मेरा जो एनुअल फंक्शन हो जी। वो ऐसा हो जिसमें मैं पूरे मतलब साल की कसक जो है वो पढ़ाई के बाद, क्योंकि आपको मौका नहीं मिल पाता, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं, नहीं भी हैं तो आप गाना सुनना चाहते हैं, आप डांस करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि ये बेस्ट होना चाहिए। तो मुझे भी लगता था कि जब स्टूडेंट पूरे साल पढ़ाई करता है तो उसमें एक ही उसके पास ऐसा मौका होता है जो एनुअल फंक्शन के नाम पर, कि जिसमें वो चाहता है कि मैं अपनी सारी खुशियां वहाँ लुटा दूँ, सारा एंजॉयमेंट वहाँ पे हो। मेरे अगर पेरेंट को भी पता लगे तो उनको भी पता लगे किस तरह का सम्मान के साथ यहाँ काम होता है। तो वही हम लोगों ने देने की कोशिश की है और वो अपने आप में अब एक बहुत बड़ा इवेंट है और वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा। पहले तो सिटी के भी लोग उसमें इनवाइटेड होते थे, लेकिन अब बहुत सारी संख्या भी है और स्टूडेंट्स का फंक्शन है तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट ही उसको एंजॉय करें। बहुत अच्छी बात है सर। जिस तरीके से शिक्षा का परिदृश्य बदल रहा है, बहुत तेजी से ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में बहुत तेजी से ग्लोबल हो रहा है, आप कैसे देखते हैं अगले आने वाले 5 से 10 सालों में इन्वर्टिस का क्या स्वरूप होने वाला है? क्या किसी इसी के साथ ये भी सवाल है, क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कोई टाई अप या कुछ ऐसा जो हमारे इस पूरे रोहेलखंड के बच्चों के लिए? देखिए, हम इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है वो हमने ऑलरेडी यहाँ देना शुरू कर दिया है। हमारे पास 7 अफ्रीकन कंट्रीज से लगभग 100 स्टूडेंट्स अभी हमारे पास ऑलरेडी हैं। अच्छा। जो यहाँ पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट अमेरिका से हमारे पास है जो हमारे MBA कर रहा है। हमारे पास अभी 3 कंट्री के एम्बेसडर्स हैं जो हमारे यहाँ PhD कर रहे हैं। तो हमारा इंटरनेशनल फ्लेवर ऑलरेडी स्टूडेंट्स को मिलना शुरू हो गया है। जी। सिर्फ हम अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो अभी हम ही हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स पर काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे अमेरिका जाते हैं हर साल एक्सचेंज प्रोग्राम में, करीब 10 बच्चे हर साल जाते हैं। अच्छा। जो 6 महीने वहीं रहते हैं, वहीं लिविंगस्टोन कॉलेज में और नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वहाँ 6 महीने जो कोर्स है, सबसे बड़ी बात है कि वो उसमें फ़ीस कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जो फीस वो यहाँ दे रहे हैं वही फीस है, उनको कुछ नहीं देना, उनको सिर्फ अपना टिकट लेना होता है, बाकी सब उनका जो है वो फ्री है। जी। तो इसलिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। टीचर्स एक्सचेंज के लिए भी है, हमारे टीचर वहाँ जाते हैं, पूरे एक सेमेस्टर वहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ के टीचर यहाँ रहते हैं। एक तरफ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसके आप कुलाधिपति हैं और दूसरी तरफ इतना बड़ा राजनीतिक पूरा मंच, इन दोनों के बीच आप कैसे संतुलन साधते हैं? देखिए, अब यूनिवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा हमारे जो सुपुत्र हैं जी पार्थ वो देखते हैं और पूरा टाइम वो यहाँ यूनिवर्सिटी में देते हैं। अच्छा। तो इसलिए अब हमारी जिम्मेदारियाँ धीमे धीमे यहाँ कम हो रही हैं क्योंकि हम शहर में ही ज़्यादा समय दे पाते हैं जी। तो कोशिश करते हैं जब बरेली में होते हैं तो 2 घंटे के आसपास हम यूनिवर्सिटी में रहें, बाकी समय तो सिटी में ही रहते हैं। अच्छा। तो पार्थ पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के लिए डेडिकेटेड है और वो पूरी तरह से इसको आगे बढ़ा भी रहे हैं। अंत में सर एक हमारे पूरी यूथ के लिए, पूरे रोहेलखंड के लिए, स्पेशली रोहेलखंड के युवाओं के लिए आपका एक मजबूत संदेश जो उन्हें प्रेरित करे। मैं तो देखिए सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जीवन में सपना सपने की तरह मत देखिए, सपने को हकीकत बदलने के लिए देखिए।
वो लोग कहते हैं ना कि सपना जो है वो अधूरा रह जाता है, जी। सपना देखने का मन तो सबका करता है, लेकिन पूरा नहीं हो पाता। पूरा ना होने का एक ही कारण होता है, एक्सक्यूज, जी। यानी कि बहाना। बहाना देना जो इंसान बंद कर देगा, वो जीवन में सफलता के परचम को छू लेगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, खासतौर से युवाओं को, कि अगर जीवन में तरक्की करनी है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तो जिस भी क्षेत्र में जहाँ भी हैं, वहाँ सिंसियरिटी के साथ काम करिए और कोई बहाना, किसी तरह का कोई बहाना मत दीजिए। बहाने से ज़िंदगी पीछे रह जाती है, बहाना जो छोड़ देते हैं वो ज़िंदगी को आगे बढ़ा लेते हैं। बहुत बढ़िया बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया आपने। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।